हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा पटवारी सेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर हम बिना देरी किए नए क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बोल रहा है कि दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्या मान लेता हूँ, कौन सा, ए और बी मान लेता हूँ। उनका अनुपात कितना दे दिया है जी? 3:7 दे दिया है। कितना दे दिया है? 3:7 दे दिया है। ठीक है, 3:7 दे दिया है। तो उनका एलसीएम और साथ में क्या दे दिया है? लघुत्तम समापवर्त। तो उसको ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलसीएम कहते हैं। ठीक है, कितना दे दिया है? 84 दे दिया है। ठीक है, 84 दे दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये कौन से चैप्टर का है? सबसे पहले तो एलसीएम एचसीएफ का है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है? तो एलसीएम का मतलब है, ठीक है, जैसे 2, 4, 6 ये 3 संख्या है। तो एक वह छोटी छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को जो विभाजित कर दे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, तो देखिए एलसीएम क्या होता है? वह छोटी छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। मान लेता हूँ कि वो संख्या कोई x है, तो ठीक है, x से वो 2 भी भाग जाएगा, 2 से x भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा और 6 से भी भाग जाएगा। वो छोटी छोटी संख्या कैसे निकालते हैं? बेसिक आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, 2 की कॉमन निकालना है इसमें। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये होता है इसका अर्थ। ठीक है, 2 और 3। अब इसके बाद और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12। ये हो गया बेसिक। तो 12 वो संख्या है, देखिए 12 ही वो संख्या है जो 2 से भी भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा और 6 से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकलता है हमारा क्या? एलसीएम। इसके बारे में जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से बताऊंगा मैं। ठीक है, और इसी तरह से एचसीएफ होता है जी। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है उसके बारे में जब एचसीएफ का क्वेश्चन करेंगे तब हम देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको देखते हैं। तो बोल रहा है कि एलसीएम 84 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, तो देखिए इसको मैं क्या मान लेता हूँ? माना कि संख्या 3x है और 7x है। क्या है? 3x है और 7x है। तो यहां पर जो ये कॉमन निकला x, ये जो कॉमन निकला x, ठीक है, वो इन दोनों संख्याओं का, किसका? a और b का क्या कहलाएगा? HCF। क्या कहलाएगा? महत्तम समापवर्त। अब चलिए बता ही देता हूं कि महत्तम समापवर्त क्या होता है। HCF बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में शॉर्ट में। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जैसे 2 संख्या हैं 30 और 45, तो इसमें इन दोनों में ऐसा कौन सा संख्या है जो कॉमन निकलेगा? 2 भी निकल सकता है, नहीं निकलेगा 2 तो 3 निकलेगा। 3 दहम 3 15। अब इसके बाद और कुछ निकल रहा है क्या? बिल्कुल निकल रहा है। 5 दूनी 3। अब और कुछ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। एक तो निकलेगा, एक को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो कॉमन निकला 5 तिया 15, यही उसका क्या हो जाएगा? HCF कहलाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग HCF बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल यहाँ से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है जी। ठीक है, अब हमें ये आ गया क्या? हमारा x क्या हो जाएगा? यहाँ पर HCF हो जाएगा। एलसीएम हमें 84 दे रखा है, हमने मान लिया a को 3x और 7x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि किसी भी 2 संख्याओं का ना HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब यहां पर देखिए 84 दे रखा है एलसीएम, बिल्कुल। HCF हमने क्या मान लिया? x मान लिया, इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या? 3x इंटू 7x। ठीक है, सबसे पहले x से x को कटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, जब x का मान ज्ञात हो गया हमें, तो ये 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 गुणा 4 कर दूंगा मैं, तो 3 चौक 12
और 7 गुणा 4 करूँगा तो 28। हमें पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया अभी, LCM HCF का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, औसत चैप्टर से है। ठीक है, बोल क्या रहा है, औसत चैप्टर से क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु, ठीक है, आयु कितना दे दिया है, 15 वर्ष। कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, हमें पता नहीं है कितना है। उस कक्षा में 5 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 12 वर्ष है आते हैं। अब इसमें 5 विद्यार्थी और जुड़ जाते हैं जी। ठीक है, जिनकी औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है। ठीक है, ये क्या है, एवरेज है। ठीक है, एवरेज एज है। और पूरी कक्षा की औसत आयु कम होकर के 14 हो जाती है। तो 15 से कितना हो गया, अब 14 हो गया। ठीक है, मान लेता हूं, ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो कक्षा में पहले कितने विद्यार्थी थे ये पूछ रहे हैं। तो मान लेता हूं कि पहले x विद्यार्थी थे। ठीक है, पहले मान लेता हूं x विद्यार्थी थे, 5 विद्यार्थी और जुड़ गए, तो पहले x थे अब 5 हो गए, तो कितना हो गया, अब x प्लस 5 विद्यार्थी। ठीक है, अब समझते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चन को डिकोड। ठीक है, ये हो गया क्या, कितना हो गया था, एवरेज। अब समझते हैं सबसे पहले औसत होता क्या है। औसत होता है, मान लेता हूं कि मेरे क्लास में 5 विद्यार्थी हैं। ठीक है, मान लेता हूं कि मेरे क्लास में 5 विद्यार्थी हैं। ठीक है, पांचों का आयु मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ कि एक का 10 वर्ष है, एक का 11 वर्ष है, एक का 12 वर्ष है, एक का 13 वर्ष है और एक का 14 वर्ष है। ठीक है, ठीक, कितने विद्यार्थी हैं मेरे पास, 5 विद्यार्थी हैं, उनका आयु कितना है। ठीक है, एक का 10 वर्ष, एक का 11 वर्ष, एक का 12 वर्ष, एक का 13 वर्ष, एक का 14 वर्ष। अब इनका अगर औसत आयु पूछा, औसत आयु पूछा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पूछ क्या रहा है, आयु, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने लोग हैं उनकी आयु को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, आयु का योग करेंगे। ठीक है, और कितने लोगों को जोड़ रहे हैं, कितने लोगों का आयु को जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो जितने नंबर्स, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं औसत आयु। ठीक है, समझ में आया? आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ हिंदी लिख रहा हूँ, कुछ इंग्लिश लिख रहा हूँ, बटलर लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्या सर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को छत्तीसगढ़ी में भी आता है और हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। ठीक है, बस ये है कि टर्म्स ऑफ वर्ड्स का जो कैसे हम टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं वो आदत बन गई है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे तो इसका अब औसत आयु अगर निकालूंगा, ठीक है, तो किसी भी क्रमागत संख्याओं का योग क्या होता है, बीच वाली संख्या को जितने संख्या है उनसे गुणा कर दो तो 12 पंचे 60 आ जाएगा योग। और कितने लोग हैं, 5, तो 5 12 आ गया ये। तो इस तरह से इसका औसत आयु कितना हो जाएगा, 5 विद्यार्थियों का औसत आयु हम लोग क्या बोल सकते हैं, 12 बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये 60 मेरे को फिर से लाना है, इनका आयु का योग क्या करूंगा, तो 5 गुणा 12 कर दूंगा तो इनका आयु का योग आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इनका 5 विद्यार्थियों का अगर औसत आयु 12 है तो इनका विद्यार्थियों का आयु का योग कितना हो जाएगा, तो 5 गुणा 12 कर दूंगा। ये बात समझ में आया? ठीक है, आयु का योग निकालने के लिए तो देखिए अब चलिए समझते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक चीज़, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, हम लोग कौन से चैप्टर का क्वेश्चन करें, औसत का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेता हूं कि x विद्यार्थी थे, उनमें से 15 वर्ष का औसत आयु था, तो उनका आयु का योग कितना हो जाएगा जी, का योग कितना हो जाएगा, 15 गुणा x, ठीक है, बराबर 15x। 5 विद्यार्थी और जुड़ गए जिनका औसत आयु कितना था, 12 वर्ष था, तो इनका आयु का योग
आयु का योग कितना हो जाएगा, 5 गुणा 12 बराबर 12 पंचे 60। ठीक है, अब x प्लस 5 विद्यार्थियों का औसत दे दिया है, कितना हो गया है, ठीक है 14 वर्ष दे दिया है। अब हमें निकालना क्या है, इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए x प्लस 5 विद्यार्थियों का आयु का योग कितना हो जाएगा, ठीक है 15x प्लस 60, यह आएगा x प्लस 5 विद्यार्थियों का आयु का योग 15x प्लस 60। ठीक है, जो कि यहां पर देखिए x प्लस 5 विद्यार्थियों के औसत आयु कितना दे दी है, 14। तो यहां पर भी अगर मैं निकालूं इसी चीज को, ठीक है कि x प्लस 5 विद्यार्थियों का आयु का योग, ये वाला चीज को लिख रहा हूं, ठीक है बराबर कितना आएगा, तो 14 गुणा x प्लस 5 आएगा। बात समझ में आया, इसी के इक्वल बराबर हो गई, ये दोनों के दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समझिएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 14x प्लस 14 पंचे 70 बराबर 15x प्लस 60। ठीक है, x को एक तरफ ले जाइए तो 15 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा, x डायरेक्ट कर रहा हूं, 70 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा, 10। तो x क्या है, विद्यार्थियों की संख्या पहले, तो x बराबर कितना आ गया, 10। बात समझ में आया। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, औसत का एक टाइप हो गया। ठीक है, कैसा टाइप है ये, कि जब पुराने विद्यार्थियों में कुछ नए विद्यार्थी जुड़ जाते हैं, पुराने विद्यार्थियों के साथ कुछ नए विद्यार्थी जुड़ जाते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन क्या आएगा कि पुराने विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी हट जाएंगे, कुछ विद्यार्थी जुड़ेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी ऐड करेगा कभी हटाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज बोलते हैं इसको। सबसे पहले देख लीजिए साधारण ब्याज होता क्या है, किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब किसी धन पर किसी मूल्य पर, ठीक है किसी समय के लिए किसी निश्चित दर पर, ठीक है किसी निश्चित दर पर जो ब्याज प्राप्त किया जाता है, ठीक है उसी को हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी धन पर, ठीक है किसी निश्चित समय के लिए, ठीक है जितने प्रतिशत का लाभ कमाया जाता है, ठीक है जितने प्रतिशत का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए, हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, प्रतिशत में निकालते हैं ना, कि किसी रुपए पर जितने रुपए का प्रतिशत लाभ कमाया जाता है, ये होता है R%, R/100 लिखते हैं, और कितने समय के लिए कमाया जाता है, बस यही चीज़ को ऐड करना होता है इसमें। प्रतिशत वाले जो क्वेश्चन हैं बेसिक में समय को, बस तो यही होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखना, ये P इक्वल टू मूलधन होता है, R इक्वल टू दर होता है, और T इक्वल टू टाइम समय होता है। अब एक आता है मिश्र धन, अमाउंट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जो हमारा मूलधन था प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है इसी को बोलते हैं हम लोग मिश्र धन। ठीक है, बात समझ में आए। जैसे प्रतिशत में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि में जो हमारा विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, यही होता है। तो देखिए इस क्रय मूल्य पर, इस प्रॉफिट पर कितने रुपए का हमने, प्रॉफिट बोल रहे हैं, इस प्रिंसिपल अमाउंट पर, ठीक है मूलधन पर, ठीक है कितने रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया, कितने रुपए का हमने SI कमाया, सिंपल इंटरेस्ट, वही क्या होता है, विक्रय मूल्य एक तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे को मिक्स करके पढ़ना है, समझ करके, ताकि सिंपल सी बात है, ये सब लिंक्ड है। ठीक है, ये सब क्या है, एक दूसरे से लिंक हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन का डिमांड क्या है, देखिए बोल रहा है कि 800 रुपये 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो उससे हमें कितना रुपए प्राप्त होता है, मिश्र धन। तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या ज्ञात हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 3 ईयर के लिए, ठीक है 3 ईयर्स ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 3 ईयर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी, 920 माइनस 800,
कितना आ गया 120 रुपये। बात समझ में आया? ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आसान तरीके से समझा सकूँ। अब ये क्या आ गया, एसआई आ गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितना 120 रुपये। ठीक है, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपये निकल आया, पी इक्वल टू 800 रुपये दिया है, टी इक्वल टू कितना दे दिया है 3 वर्ष, तो आर निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ पर रख देता हूँ, देखिए एस आई क्यू इक्वल टू 120 बराबर पी कितना दे दिया है 800 गुणा आर मुझे ज्ञात करना है, टी ज्ञात दे दिया है 300 ईयर, और ये आ गया 100, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, कटेगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, आर इक्वल टू कितना आ गया जी 5%। बात समझ में आया? ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गया तो पहले अब जो बोल रहा है कि ये जो पहले जो आर था उसमें हमने क्या किया 3% का वृद्धि कर दिया, तो नया आर क्या हो जाएगा, अभी अब कितना निकाले हमने 5%, तो नया जो दर आएगा, नया आर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5 + 3 बराबर 8%। अब 8% पर मिश्र धन कितना प्राप्त होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। ठीक है, तो ऐसे फिर से निकाल लेंगे। ठीक है, 8% पर निकाल लीजिए। ठीक है, यहां पर निकाल लेता हूं। ठीक है, देखिए एस आई बराबर कितना आएगा, अमाउंट मूल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम रहेगा 800 गुणा आर कितना आ जाएगा इस बार 8 गुणा वर्ष तो सेम है 3/100 कट गया, 8 × 8 = 64 गुणा 3 करेंगे तो 192 रुपये आएगा। ठीक है, कितना आएगा 192 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये आ गया क्या हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, कितने वर्ष के लिए 8 वर्ष के लिए, 8% पर। ठीक है, एस आई कितना आया 8% पर आया, तो अमाउंट कितना निकलेगा, नया अमाउंट जो आएगा मूलधन कितना है 800 प्लस कितना है 192। ठीक है, कितना आ जाएगा 992 रुपये। बात समझ में आया? ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ें। ठीक, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ हानि पर आधारित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक टाई को 63 रुपये में बेचने पर, ठीक है, टाई का विक्रय मूल्य दे दिया जी। ठीक है, सेलिंग प्राइस दे दिया है कितना 63 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दे दिया 63 रुपये। इतना रुपये में बेच रहा है 63 रुपये में, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट लिख रहा हूँ सीधा। ठीक है, 5% का। ठीक है, तो अगर उसको 10% का लाभ कमाना होता, ठीक है, अगर नया प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, तो उसको कितना रुपए में बेचना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए मुझे सबसे पहले किस चीज का जरूरत पड़ेगा, लाभ प्रतिशत तो दे दिया है, चलो ठीक है, तो क्रय मूल्य सीपी जो होता है क्रय मूल्य का लाभ, ठीक है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 बराबर सेलिंग प्राइस होता है। हमने लास्ट लेक्चर पे इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि लाभ और हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इसलिए मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सीधा आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तभी हमारा समय भी बचेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे कराते जाऊंगा तो फिर समय बर्बाद होगा हमारा। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर में लास्ट लेक्चर में बता चुका था कि 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100 बराबर विक्रय मूल्य फिर एसपी होता है। अब देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ तो लाभ प्रतिशत तो दे रखा है मुझे, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पता है, और एसपी तो हमें ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पर से हमें ज्ञात हो जाएगा, तो यहाँ पर से फिर यही बात बताऊंगा, अगर मैं क्रय मूल्य गुणा लाभ
प्लस 100, ठीक है, बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य होता है। चलिए हिंदी में लिख लेता हूँ, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बराबर कितना दे दिया, 63, ठीक है। कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, 5, तो लाभ प्लस 100, 5 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 105, बटे में 100 करूँगा बराबर इंटू क्रय मूल्य, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखिए कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। 3 से घटाइए, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, फिर कटेगा, बिल्कुल कटेगा। किससे कटेगा, 7 से, 7 तिया 21, 7 पंचे 35, 5 से इसको कटा लीजिए, 5 एकम 5, 5 20 हम, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा जी, 20 गुणा 3 बराबर 60 रुपये, ठीक। अब अगर क्रय मूल्य निकल गया तो यहाँ पर मुझे रखना बस है 60 गुणा 100 प्लस लाभ कितना है इस बार 10%, तो ये कितना आ जाएगा, सीधा 110 आ जाएगा, बट्टे 100 गुणा से इक्वल टू विक्रय मूल्य लिख लेता हूँ। चलिए इसको विक्रय मूल्य, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है, 5 दूनी 15 पंचे 75, सॉरी 12 पंचे 60, ठीक है। तो 12 गुणा 11 करिए, ठीक है, 12 गुणा 11, ठीक। ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्के इसको भी कटाइए ना जी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 11 छक्के 66 रुपये, ये आ गया मेरे पास विक्रय मूल्य। मतलब 63 की जगह अगर वो 66 रुपये में बेचता तो उसको 10% का लाभ होता। बात समझ में आया, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको इसी मेथड से जाइए, बहुत आसान पड़ेगा। और अगर इससे भी इजी मेथड जानते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। उन मेथड्स को मैं अभी नहीं दोहराना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन गणित में आप 10 तरीकों से जा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का, रेशियो प्रोपोर्शनल का, ठीक है। तो होता क्या है अनुपात समानुपात, हमने लास्ट लेक्चर पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि अनुपात और समानुपात क्या होते हैं, ठीक है। अनुपात के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे ही सीधा अटैक करते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि 7:13 के प्रत्येक, 7:13 के प्रत्येक पर क्या जोड़ा जाए, इन दोनों में हम ऐसा कौन सा संख्या जोड़ें, ठीक है। सेम संख्या जोड़ना है, इसमें भी वही संख्या जोड़ना है और इसमें भी, कि जो नया नंबर का जो रेशियो आएगा वो कौन सा हो जाएगा, 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले A रेशियो B होता है, ठीक है। ये एज्यूम कर लेते हैं कि पहला जो है A अनुपात B 7:13 है, जो कि बाद में इसमें कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इसमें X हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो किसमें जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, संख्याओं में जोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अनुपात में जोड़ने के लिए बोल रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, समझिएगा। अनुपात में जोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो सीधा इसको हम लोग, जैसे हम लोग पहले 7x और 13x लिखते थे ना, वो नहीं करना है हमें, क्यों, क्योंकि अनुपात में ही जोड़ना है हमें, ठीक है। तो 7 + x बट्टे 13 + x बराबर 2/3 हो जाए, हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 को गुणा करूंगा 7 से, 7 × 21 प्लस 3x, 2 13 दूनी 26 प्लस 2x हो गया, ठीक है। x को इधर ले आइए, तो 3x में से 2x गया, क्या बचेगा x, 26 में से 21 गया, कितना बचेगा 5, x का मान कितना आ गया 5, ठीक है। 5 आप दोनों संख्याओं में ऐड करेंगे तो कितना अनुपात में बदल जाएगा, 2:3 में। बात समझ में आया, इसको आप चेक बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो। चलिए अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही, मतलब R = दे दिया है, रेट = यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या दे दिया है, वर्तमान जनसंख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये,
ठीक है। वर्तमान जनसंख्या कितना दे दिया है, 48400 और फिर 00, इतना है। ठीक है, तो 2 साल पहले, ठीक है, टाइम दे दिया है 2 ईयर। ठीक है, कब बोल रहा है, बिफोर बोल रहा है, यहीं पर को याद रखना, पहले बोल रहा है। ठीक है, 2 साल पहले जनसंख्या पूछ रहे हैं। ठीक है, यह है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ब्याज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज। जैसे एज्यूम कीजिए मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, मैंने 10% पर ब्याज लेना शुरू किया, ठीक है, वार्षिक दर से। ठीक है, तो 1 साल में मेरे पास कितना रुपए ब्याज आ जाएगा इसका, 100 का 10% निकालूंगा तो 10 रुपये होता है। तो इस तरह से इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा जी मेरे पास, 110 रुपये। अब मैं अगर इसी 100 रुपये पर 10% के लिए अगर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगा दूं तो पहले साल तो कितना लगा, 110 रुपये। अब दूसरे साल के लिए इस 100 रुपये पे 10% नहीं लगाऊंगा, ठीक है, साधारण ब्याज की तरह इस 110 रुपये में मैं 10% का ब्याज लगाऊंगा। कितना आ गया, 11 रुपये। मतलब 110 में मैं और कितना जोड़ दूंगा, 11 रुपये, कितना आ जाएगा, ठीक है, 121 रुपये। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, मतलब जो पहले साल में जो ब्याज मिला उसको जोड़िए और फिर उस पर फिर ब्याज लगाइए। इसको एक तरीका ये होता है, दूसरा है कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कि मिश्र धन जो ये 121 आया वो कैसे आया, तो मूलधन इंटू 1 प्लस R बट्टे, ठीक है, 100 टू द पावर T, ये होता है। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, मान लेता हूं कि पहले कोई जनसंख्या क्या थी, P थी। 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, P थी। ठीक है, जो कि 2 साल पहले ये जनसंख्या P थी। तो मान लेता हूं कि 2 साल बाद क्या हो जाएगी जनसंख्या जो कि वर्तमान है। ठीक है, इतना हो जाएगा 484,00,00 हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत की दर से, 10% की दर से। अब अगर मैं इस फॉर्मूला में अगर लगाऊं, ठीक है, यहीं पर को समझिएगा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, बाद और पहले वाले में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, इसलिए समझा रहा हूं। ठीक है, अच्छे से इसको समझिएगा कि किसको मिश्र धन मानना है और किसको मूलधन। तो जब भी पहले वर्ड बोल दिया, ठीक है, 2 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले, तो जो 2 साल पहले जो जनसंख्या उसको हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा P मानेंगे। तभी तो ये P इंक्रीज होकर के वर्तमान में बनेगा। ठीक है, तो जो वर्तमान जो जनसंख्या है उसको हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, A मानेंगे। देखिए यहीं पर ही आप समझिए, 2 साल पहले जो जनसंख्या थी वो अब वर्तमान में, ठीक है, तो अंतर कितना का आ गया, 2 साल का। तो इसलिए T इक्वल टू हम लोग 2 रख देंगे। R कितना है, 10% की दर से। P हमें 2 साल पहले का ज्ञात नहीं है, अभी वर्तमान में A आ जाएगा। ठीक है, बात अच्छे समझिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप बाद वाला बनाकर आइएगा इस क्वेश्चन का, कि 2 साल बाद क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज बुक में या फिर मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 484,00,00 इक्वल टू, ठीक है, P का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, 1 + 10 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी, 11/10 आ जाएगा। ये ग्यारह बट्टे 10 2 बार लिख सकता हूं, 11/10 क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए 11 कम 11, ठीक है, ये 22 का वर्ग होता है, 22। ठीक है, कितने बार से जाएगा, 11 चौक 44 और 11 चौक 44, फिर 11 कम 11 और 11 चौक 44, कितना 0 बराबर P। अब ये बट्टा 10 भी तो बचा है ना, तो ये गुणा हो जाएगा, गुणा 100 बराबर P। तो कितना आ जाएगा, फाइनली
2 वर्ष पहले जो जनसंख्या हमने पी निकाला वो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इतना आ जाएगा जनसंख्या। बात समझ में आया? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन रेखा गणित पर आधारित क्वेश्चन है, जियोमेट्री पर। ठीक है, एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है, लेकिन फिर एक बार याद दिला देता हूँ कि एक सीधी रेखा किसी एक पॉइंट पर कितने एंगल का बनाएगा, एक साइड में 180 अंश का। ठीक है, अगर इसको कोई रेखा काट देता है तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक का x आ जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। इतना तो पता है। ठीक है, अब चलिए अगर ये पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में, चित्र में, ठीक है, OP और OQ, ठीक है, OP और OQ कोण BOC का ये रेखा, ठीक है, OP कोणार्धक है। ठीक है, क्या है, कोणार्धक है। और ठीक है, और क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, AOC का कोणार्धक, AOC का कोणार्धक क्या है, कौन सा है जी, ठीक है, Q है। ठीक है, बोल रहा है, ठीक है, BOC का कोणार्धक कौन है, BOC का कोणार्धक कौन सा है, ठीक है, OP है, और AOC का कोणार्धक कौन है, OQ है। मतलब ये जो रेखा है ये वाला एंगल को COQ को बराबर भागों में काट रहे हैं। ठीक है, और ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल को ये वाला रेखा बराबर भागों में काट रहे हैं। मतलब ये जितने एंगल में काट रहा है उतने एंगल भी इसको काटेगा। बात समझ में आया? और सीधी रेखा का योग कितना होता है, एंगल AOB बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ। एक एंगल ये बन रहा है, एंगल 2। एक एंगल ये बन रहा है, एंगल 3, और एक एंगल 4 बन रहा है। चारों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 का मान कितना है, x, एंगल 2 का भी मान x, एंगल 3 का मान y, और एंगल 4 का मान y। ठीक है, एज्यूम किया है 180 अंश, कितना आ जाएगा, देखिए 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस y, 90 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या है हमें, पूछ रहा है एंगल QOP का वैल्यू, एंगल QOP या इसी को हम बोल सकते हैं POQ बराबर K दे दिया है, इसका वैल्यू पूछ दिया। K के अंदर में देखिए x प्लस वाई का वैल्यू दिया है, इसी को पूछ रहा है। आ गया क्या हमारे पास, 90 डिग्री। बात समझ में आया? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।